निर्दोषा। नमस्कार, स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। धर्म गंगा, आध्यात्म गंगा और अब अर्थ गंगा। गंगा की लहरों पर आज नया इतिहास लिखा गया, जब दुनिया के सबसे लंबे जल परिवहन मार्ग पर काशी से एमवी गंगा विलास मेहमानों को लेकर अपनी पहली जल यात्रा पर निकला और इसे हरी झंडी दिखाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रवाना किया। पापनाशनी पवित्र गंगा न केवल भारत के लिए धार्मिक आध्यात्मिक महत्व की है, बल्कि ये देश की आर्थिक जीवन रेखा भी है। नमामि गंगे में अगर मां गंगा को अविरल और निर्मल बनाने का सफल प्रयास रहा, तो आज वाराणसी से ढाका होते हुए असम के डिब्रूगढ़ तक दुनिया के सबसे लंबे जलमार्ग पर गंगा विलास का रवाना होना अर्थ गंगा के नए युग की शुरुआत है। ये दुनिया के सामने स्थापित करता है कि किस तरीके से भारत की सांस्कृतिक विरासत को हम आर्थिक उन्नति का आधार बना रहे हैं। पापनाशनी पवित्र गंगा केवल भारत के लिए धार्मिक आध्यात्मिक महत्व की नहीं है, बल्कि ये आर्थिक जीवन रेखा भी है। कैसे ये पूरे के पूरे भारत के पूर्वी हिस्से का और पूर्वोत्तर का ये कायाकल्प होगा और कैसे आज इस नए आयाम की शुरुआत की गई है, कैसे आज नया इतिहास लिखा गया है, इस पर हम चर्चा करेंगे आज विशेष कार्यक्रम में। हमारे साथ खास मेहमान भी होंगे, उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री। लेकिन सबसे पहले हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि कैसे आज रचा गया काशी में नया इतिहास। आज गंगा विलास क्रूज की शुरुआत होना भी एक साधारण घटना नहीं है। 3200 किलोमीटर से ज्यादा लंबा ये सफर भारत में इनलैंड वाटरवे के विकास, नदी जलमार्गों के लिए बन रहे आधुनिक संसाधनों का एक जीता जागता उदाहरण है। ये क्रूज 25 अलग अलग नदियां या नदी धाराओं से होकर गुजरेगी। भारत की विरासत और आधुनिकता का अद्भुत संगम हमें इस यात्रा में देखने को मिलेगा। 50 से ज्यादा पर्यटक स्थल, 51 दिन की लंबी यात्रा, 3200 किलोमीटर की कुल दूरी, 5 राज्य, 2 देश और 36 यात्री, जिसमें से 32 यात्री तो स्विट्जरलैंड से ही हैं। ये सफर है एमवी गंगा विलास क्रूज का। आलीशान क्रूज दुनिया का सबसे बड़ा और नदी जल मार्ग की सबसे लंबी यात्रा पर निकला है। काशी से डिब्रूगढ़ बांग्लादेश से गुजरता हुआ रास्ते में 50 ऐसे ऐतिहासिक स्थलों से गुजरेगा जो विश्व धरोहर की लिस्ट में शामिल है। भारत में नए जल मार्गों के विकास की ये सिद्धि है और ये है नया भारत, बनता हुआ आत्मनिर्भर भारत। 2014 में सिर्फ 5 राष्ट्रीय जलमार्ग देश में थे। आज 24 राज्यों में 111 राष्ट्रीय जलमार्गों को विकसित करने पर काम हो रहा है। इनमें से लगभग 2 दर्जन जलमार्गों पर सेवाएं अभी चल रही है। 8 वर्ष पहले तक सिर्फ 30 लाख मैट्रिक टन कार्गो ही नदी जलमार्गों से ट्रांसपोर्ट होता था। आज ये कैपेसिटी 3 गुना से भी अधिक हो चुकी है। पर्यटन और जल मार्ग विकास के साथ ही काशी के लिए एक टेंट सिटी का भी प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया। टेंट सिटी वाराणसी में पर्यटन विकास की दिशा में एक और कदम है। वाराणसी विकास प्राधिकरण के साथ इसे पीपीपी मॉडल में विकसित किया गया है और अक्टूबर से जून तक ये सिटी पर्यटकों को ठहरने के लिए उपलब्ध रहेगी। काशी में गंगा पार ये जो नई निर्मित अद्भुत टेंट सिटी से वहां आने और रहने का
एक और बड़ा कारण देश दुनिया के पर्यटकों श्रद्धालुओं को मिला है। प्रधानमंत्री ने 1000 करोड़ रुपए से अधिक की कई अन्य अंतर्देशीय जलमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, जिसमें हल्दिया मल्टी मॉडल टर्मिनल के अलावा गाजीपुर जिले के सैदपुर, जमनिया और बलिया जिले के कंसपुर के 4 फ्लोटिंग कम्युनिटी जेटी का भी उद्घाटन किया। उन्होंने बिहार में पटना जिले के दीघा, नकटा दियारा, बाढ़, पानापुर और बिहार के समस्तीपुर जिले के हसनपुर में 5 सामुदायिक घाटों की आधारशिला रखी। नदी जल मार्ग विकास के पीछे मकसद रोजगार और वैकल्पिक यातायात के साधनों को विकसित करना है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने गुवाहाटी में पांडु राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27 को जोड़ने वाली एलिवेटेड रोड की आधारशिला भी रखी। वाराणसी से हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, तापस भट्टाचार्य और रामेंद्र सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो गंगा की लहरों पर काशी से आज रवाना हुआ गंगा विलास, और क्या कुछ प्रतिक्रिया रही काशीवासियों की, और साथ ही साथ क्या कुछ उम्मीद है लोगों को। देखते हैं कि क्या कहा है लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया। इससे टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा और एक स्थान से दूसरे स्थान से जाने का मार्ग भी प्रशस्त होगा। और देखिए, कुछ भी नया होता है ना, वो हमेशा अच्छा होता है। तो ये बनारस में पहली बार हो रहा है। बेहतर आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, धार्मिक नगरी। अब ये नया जो नई शुरुआत हो रही है, यह हमको मतलब जो है बहुत खुशी दे रहा है, प्रसन्नता दे रहा है। आज इस यात्रा का जो अनेक राज्यों से होती हुई जाएगी, हमें लगता है कि जो इसमें रहने वाले लोग हैं वो अपनी अनुभूति पूरे विश्व में इसका आज के माध्यम से, जो प्रचार का माध्यम उससे करेंगे। इससे हजारों लोग इस काशी में आएंगे। जरूरी नहीं है कि इसी विलास यात्रा में यात्रा करें, लेकिन हमारी अनेक नाव हैं, इससे नाविकों को बहुत लाभ होगा। काशी के जो बुनकर समाज है, काशी की जो धरोहर हैं, लकड़ी के हैं, आध्यात्म है, विश्वनाथ है, संस्कृति है, वो सब जान सकेंगे। और जो निकट गंगा किनारे गांव बसे हैं, उनका विकास होगा। तो विकास की और जीवन रेखा के रूप में गंगा का विस्तार होगा। सांस्कृतिक धार्मिक महत्व के साथ साथ अर्थ गंगा की शुरुआत हुई है। क्या है कुछ इसका दूरगामी प्रभाव और कैसे समूचा पूर्वी भारत इससे होगा लाभान्वित, आज हम चर्चा करेंगे इसी विषय पर। हमारे साथ खास मेहमान के तौर पर जुड़े हैं उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह जी, जो कि पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और वरिष्ठ पत्रकार रोशन गौड़ जी, आप दोनों खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत, रोशन लाल गौड़ जी और जयवीर सिंह जी। जयवीर सिंह जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, काशी कॉरिडोर अद्भुत रूप में अगर देखें तो पर्यटन में जितना फुटफॉल काशी कॉरिडोर और वाराणसी में हुआ, काशी में हुआ, इतना अभूतपूर्व रहा है, कभी ऐसा नहीं हुआ। अब जबकि अर्थ गंगा की शुरुआत हुई है, गंगा विलास को हरी झंडी दिखाकर प्रधानमंत्री जी ने रवाना किया है। किस रूप में देखते हैं, केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, समूचा पूर्वी भारत कितना लाभान्वित होगा? देखिए, मैं समझता हूं, पहले तो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को पूरे प्रदेश और देश की जनता की ओर से साधुवाद, बधाई, कृतज्ञता कि उन्होंने नारा दिया। पहले काशी को गंगा से जोड़ने का जो शुरुआत करने की बात कही थी, आज साकार होते हुए हम लोग देख रहे हैं। और मैं समझता हूं कि काशी के आज के क्रूज के उद्घाटन के साथ ही जो क्रूज रवाना हुआ है, कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, स्वदेशीकरण, धार्मिक आस्थाओं के लिए तमाम पर्यटक केंद्रों को जोड़ने का अभूतपूर्व अवसर रहा है, जो देश की प्रगति के लिए ऐतिहासिक कदम साबित होगा। मैं समझता हूँ इससे न सिर्फ पर्यटन बढ़ेगा, बल्कि काशी की सांस्कृतिक धरोहर के रूप की नगरी काशी, लोक कल्याण और जीवन की मुक्ति का धाम काशी, ऐसी मानता है भगवान शिव के त्रिशूल पर बसी हुई काशी से, इस प्राचीन नगरी से, इस भव्य और दिव्य आज के इस अभूतपूर्व कार्यक्रम के लिए पुनः एक बार बधाई। और ये उत्तर प्रदेश के लिए नहीं, पूरे देश के लिए माइलस्टोन साबित होगा, रोजी रोजगार के लिए, कार्गो ट्रांसपोर्टेशन के लिए, पर्यटन के लिए, श्रद्धालुओं के लिए, और उत्तर प्रदेश की छवि और पूरे देश और दुनिया में पर्यटन के लिए एक नए हिंदुस्तान के नए ग्रोथ इंजन के रूप में जानने के लिए उत्तर प्रदेश के लिए माइलस्टोन साबित होगा। और हम समझते हैं कि आदरणीय मोदी जी का ये प्रयास, आदरणीय योगी जी का
सार्थक उसमें योगदान, ये दोनों मिलकर के हमारे प्रदेश को नई दशा देते हुए हम समझते हैं कि उत्तर प्रदेश का सांस्कृतिक रूप से विरासत को संरक्षित जी। करते हुए एक नया कीर्तिमान साबित होगा। इसके लिए पूरे प्रदेश के लोगों को, देश के लोगों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेहद लोग उत्साहित भी हैं। रोशनलाल गौड़ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोशनलाल जी, आपसे जानना चाहेंगे, गंगा जी पतित पावनी, मोक्षदायिनी, आध्यात्मिक धार्मिक महत्व के साथ साथ अर्थ गंगा की शुरुआत जीवन रेखा के रूप में अगर देखें तो कहीं यहाँ से जहाँ से भी गंगा जी चलती हैं, ये पूरा का पूरा हरा भरा क्षेत्र, दोआब का क्षेत्र नियामत है पूरी दुनिया के लिए। अब जबकि काशी से लेकर डिब्रूगढ़ तक, वो भी ढाका होकर, ये पहला दुनिया का सबसे बड़े जलमार्ग पर ये परिवहन शुरू हुआ है, पर्यटकों का आना जाना शुरू हुआ है। कितना महत्वपूर्ण देखते हैं भारत की जलशक्ति के समुचित उपयोग के तरीके से? देखिए, मैं इसको 3 तरीके से देखता हूं। जो आपने अर्थ गंगा की बात कही है, पहला जो आज शुरुआत हुई है वो है कि पर्यटन के लिए रहेगा। स्वाभाविक सी बात है कि एक क्रूज चला है और वो 3200 किलोमीटर लगभग 51 दिनों में डिब्रूगढ़ तक पहुंचेगा। ये सबसे लंबी यात्रा, दुनिया की सबसे लंबा ये इनलैंड वाटरवे है। तो एक तो पर्यटन के लिए हो गया। दूसरा, इसका जो अर्थ गंगा से मैं इसको जोड़ता हूं कि ये सामान ढुलाई के लिए, जो कि आपको इन क्षेत्रों से, जो गंगा की बेल्ट है, समुद्र तक पहुंचाने के लिए आपको बड़े बड़े ट्रेनों और ट्रकों का इस्तेमाल करना पड़ता था, तो अब आप गंगा जी के जरिए उनको आप बंगाल की खाड़ी तक यानी कलकत्ता तक आप उसको लेके जा सकते हैं। दूसरा हो गया। तीसरा, कि जो गंगा जी का प्रदूषण के कारण पानी इस छूने लायक तक नहीं था, आज वहां हम आचमन कर सकते हैं। तो ये भी इसी ही प्रेरणा का एक हिस्सा रहा है। ये गंगा जी का जो हमने अविरल स्वरूप देखने को हमें मिला है, क्योंकि मैं बनारस लगातार जाता रहता हूं और करीबन हम 7-8 साल पहले तक देखते थे तो वहां छूने तक की हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि इतना वहां पे प्रदूषण था। लेकिन इस बार जब हम गए थे तो आचमन करके आए और बड़ा अच्छा लगा कि हरी भरी गंगा है और वहां पे जो बोट चल रहे थे। और अभी हमने देखा कि गंगा विलास का जो स्वरूप हमने देखा, जिस कारण यहाँ पे हजारों लोग इकट्ठे हुए थे देखने के लिए, और जो पर्यटक आए हुए हैं वो भी स्विट्जरलैंड के पर्यटक आए। तो ये 3 रूप से मैं यहाँ पर इसको देखता हूँ। ये अर्थ गंगा का जो आपने नारा दिया है, ये वाकई अर्थ गंगा होगी। इससे देश की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा इसमें हमको बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि जो हम सड़क परिवहन से डीजल पेट्रोल का जो हम इस्तेमाल करते थे, और अगर ये पानी के जरिए चलता है तो मुझे लगता है कि आसान भी होगा और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हम वहां से माल की ढुलाई भी कर सकते हैं। हाँ, तो पर्यटन भी होगा, माल की ढुलाई भी, और वो कम किफायती भी होगा। जयवीर सिंह जी, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो पूरा का रूट है क्रूज का, अगर देखें तो काशी से बोधगया, विक्रमशिला, पटना साहिब और आगे जाते हुए माजुली तक पहुंचता है, ढाका होते हुए फिर डिब्रूगढ़ पहुंचता है। सांस्कृतिक विविधता का बोध होगा लोगों को, मेहमानों को, पर्यटकों को। किस रूप में देखते हैं पूरा का पूरा उत्तर भारत, पूर्वोत्तर, वहाँ की अर्थव्यवस्था, रोजगार, स्वरोजगार और पर्यटन, इस लिहाज से कितना ये गेम चेंजर साबित होगा? देखिए, ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण आज दिन है, जिस दिन न सिर्फ पर्यटकों को बल्कि श्रद्धालुओं के साथ साथ हमारा अर्थ गंगा जो आपने नाम दिया, ये हमारा आर्थिक वित्तीय रूप से बदलाव लाने में, सामान की ढुलाई में, कार्गो के सिस्टम को बदलने में, रोडों का लोड कम करने में, जो ट्रांसपोर्टेशन बाय रोड था उसको करने में, खास रूप से जितने भी गंगा के किनारे के गांव है वहाँ स्थानीय किसानों के उत्पादों को आसानी से दूसरी जगह बेचने के लिए मार्केट मिलने में, हमारा ODOP योजना जो उत्तर प्रदेश में बहुत कामयाबी के साथ हर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाली योजना जो हम लोगों ने पूरे प्रदेश में प्रभावी तरीके से आगे ले जाने का काम प्रदेश सरकार कर रही है, उसको और प्रभावी तरीके से उसको प्रेरक के रूप में ये मार्ग साबित होगा। मैं समझता हूं कि इससे न सिर्फ श्रद्धालुओं के पर्यटन की दृष्टि से जोड़ने का एक भारत श्रेष्ठ भारत का आदरणीय मोदी जी का सपना पूरा करेगा, बल्कि इससे ट्रांसपोर्ट के माध्यम से ढुलाई करने में भी ये मार्ग बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। वैसे भी गंगा तमाम हमारे नॉर्थ से लेके बंगाल तक समुद्र में जब मिलती है
तो अनेक राज्यों को कनेक्ट करते हुए जीवनदायिनी गंगा का स्वरूप इसका रहा है। इसका जीवनदायिनी गंगा के रूप में अब वास्तविक धरातल पर जीवनदायिनी और आर्थिक रूप से संपन्नता देने वाली गंगा हमारी साबित होगी। और मैं समझता हूँ कि इसका बहुआयामी लाभ हमारे तमाम राज्यों के साथ साथ नॉर्थ ईस्ट को जोड़ने में भी एक बेहतरीन भूमिका इस जलमार्ग की होगी। निश्चित तौर से। रोशनलाल गौर जी, आपसे जानना चाहेंगे, हल्दिया में मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो नेशनल वाटरवेज है उसका भी लोकार्पण हुआ। अन्य ऐसे 5 मल्टी मॉडल जो जेटीज़ हैं और उनके निर्माण की भी बात कही गई। प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट तरीके से कहा कि तकरीबन 125 से ज़्यादा नदी और नदी धाराओं में इस तरीके से वाटरवेज के डेवलपमेंट करने का प्रोग्राम चल रहा है। जैसा जिक्र किया मंत्री जी ने कि इससे सबसे ज़्यादा किफ़ायती और सबसे ज़्यादा कम खर्चीला ये ट्रांसपोर्ट का मॉडल है। हर लिहाज से अगर देखें तो किस तरीके से आर्थिक तंत्र को ये बढ़ावा देगा, खास तरीके से जल परिवहन के क्षेत्र में अभी उतना समुचित दोहन नहीं हुआ है हमारे जल संसाधनों का। देखिए, हमारे देश में क्योंकि हम विकासशील देश हैं और विकसित होने की तरफ हम लोग अग्रसर हो रहे हैं, तो हमारी जो सबसे पहली हमारी जरूरत है कि ढांचागत विकास। तो हमने ढांचागत विकास के लिए सड़कों की तरफ ध्यान दिया, राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए और बहुत तेजी से हमारे देश में राष्ट्रीय राजमार्ग बन रहे हैं। दूसरी तरफ हमने सड़क मार्ग जो रेलवे मार्ग है उनमें बहुत तेजी से हमने विकास किया और रेलवे के ट्रैक हमने नए बिछाए। और तीसरा जो हवाई जहाज के लिए हमने जो हवाई एयरपोर्ट बनाए वो अभी हम लोगों ने आधुनिक एयरपोर्ट बना दिए। तो 3 जगह काम लगभग बहुत तेजी से चल रहा है। चौथी जगह जहां हम थोड़ी सी मिस कर रहे थे, थोड़ी कमी थी हमारे पास में, कि हम इनलैंड वाटर जो हमारी नदियां थी, क्योंकि वो प्रदूषण के कारण और क्लाइमेट चेंज के कारण पानी के उसमें बहाव कम हो रहा है, तो इसके कारण उसमें जो जल परिवहन हम नहीं कर पा रहे थे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब सत्ता संभाली तब उन्होंने ये वायदा किया था कि हम उन नदियों में दोबारा से उनका प्रभाव बढ़ाएंगे, उनका प्रदूषण हटाएंगे, उनका जो डिसल्टिंग करेंगे और फिर वहां पे वाटरवेज की हम शुरुआत करेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे। तो उस दिशा में जो काम चल रहा है उसी काम को आगे बढ़ाते हुए गंगा जी का शुरू हुआ। और जो आपने हल्दिया की बात की, आप हल्दिया देखिए हमारा कितना बड़ा सेंटर है। हल्दिया से हमारा, आप सोचिए कि बंगाल की खाड़ी, आपका बांग्लादेश, म्यांमार की तरफ सारे रास्ते हल्दिया की तरफ होते हैं। ये बहुत बड़ा हमारा सेंटर है। तो ये जब इसका विकास होगा तो आप सोचिए कि पूरा जो उत्तर भारत, बल्कि नेपाल की तरफ से भी जितना जो सामान आता है वो यहीं से इसका जो है ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो ये जो है, ये जो आपने अर्थ गंगा की जो बात कही है उसी को ही आगे लेके जाती है। और ये जो 110 जल मार्गों की बात प्रधानमंत्री जी ने की है, मुझे लगता है कि अगले 2-4 सालों में हम जब उसको प्राप्त कर लेंगे तो मुझे लगता है कि हमारे पास बहुत बड़ा एक नेटवर्क होगा जो हमारे पास सड़क मार्ग हो जाएगा, वायु मार्ग का हो जाएगा, रेल मार्ग का भी और उसके बाद जल मार्ग का भी। तो ये हमारा ढांचागत विकास जी, हम चर्चा जारी रखेंगे दोनों खास मेहमानों से, लेकिन वक्त हो चला एक बेहद छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास।
जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। हम बात कर रहे हैं कि गंगा की लहरों पर आज इतिहास रचा गया और साथ ही साथ गंगा विलास अपनी पहली जल यात्रा पर रवाना हुआ है। उत्तर प्रदेश में पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार रोशन लाल गौड़ जी हमारे साथ हैं। जयवीर सिंह जी, आपसे जानना चाहेंगे, अगर देखें कॉरिडोर का जब लोकार्पण हुआ उसके बाद से काशी में गोवा से ज़्यादा, अन्य टूरिस्ट स्पॉट से ज़्यादा लोग अब पहुँच रहे हैं। गंगा की रेती में उस पार रामनगर की साइड में वाराणसी में एक अद्भुत प्रयोग करते हुए लोगों के लिए गंगा की रेती में वाराणसी को निहारते हुए, बाबा के धाम को निहारते हुए टेंट सिटी बसाया गया है, उसका भी आज लोकार्पण हुआ। किस रूप में देखते हैं कि कितना ज़्यादा और ज़्यादा एक धार्मिक आध्यात्मिक के साथ साथ विश्व मानचित्र पर उभरता जा रहा है उत्तर प्रदेश? देखिए, आपको जब से आदरणीय मोदी जी के कर कमलों से काशी कॉरिडोर का निर्माण का लोकार्पण हुआ, उसके बाद आपको सरप्राइज होगा कि तिरुपति बालाजी, जहां देश के सर्वाधिक श्रद्धालुओं की संख्या रहती थी, उससे 3 गुने श्रद्धालु जी 22 के जो बीता वर्ष है इसमें काशी के दर्शनार्थ आए हैं। और उसका परिणाम यह है कि काशी कॉरिडोर की पूर्णता के बाद वहां जिस तरह से फुटफॉल बढ़ा है, जिस तरीके से पर्यटक, जिस तरीके से वहां श्रद्धालु पर्यटक लगातार अपार संख्या में आ रहे हैं, उसका परिणाम है कि वहाँ के छोटे छोटे व्यवसायी, फूल बेचने वाले, पान बेचने वाले, मालाएं बेचने वाले, रिक्शे वाले, रेहड़ी वाले, नाव से लेकर के छोटे से बड़े 5 स्टार होटल तक का गुणात्मक रूप से आय में वृद्धि हुई है। और यही नहीं, अब जिस तरीके से गंगा के उस पार टेंट सिटी बसाने का काम करा गया, जो अक्टूबर से जून तक के महीने में आने वाले श्रद्धालुओं पर्यटकों के लिए हम लोगों को तमाम 5 स्टार सुविधाएं देने के साथ साथ बेहतरीन रहने सहने की व्यवस्था करेगा। उसके बाद और मुझे लगता है कि वहाँ फुटफॉल श्रद्धालुओं को, पर्यटकों को बढ़ने वाला है। और इतने ही अभी जहाँ स्थितियाँ हैं वहाँ तक आज हम देखते हैं कि काशी के जो भी छोटे से लेके बड़े कारोबारी या रिक्शे वाले से लेके छोटे छोटे कारीगरों से लेके ट्रेडिशनल जो वहाँ कारोबारी थे, उन सबकी आय में बहुत बड़ी वृद्धि हुई है और एक खुशहाली का वातावरण बना, समृद्धि का वातावरण बन रहा और वो और तेज होगा। रोशन लाल गौड़ जी, आपसे जानना चाहेंगे, जो मल्टी मॉडल टर्मिनल बनाए जा रहे हैं, जिस तरीके से हल्दिया का लोकार्पण हुआ, अन्य जगहों पर निर्माणाधीन है, जो और जुड़ी हुई गतिविधियां हैं, उससे कितना रोजगार, स्वरोजगार, व्यापार वाणिज्य अलग है, लेकिन रोजगार स्वरोजगार की कैसी स्थितियां बनेंगी? इस पूरे 3200 किलोमीटर लंबे मार्ग पर तकरीबन 50 जगहों पर केवल इसी क्रूज की रुकने की व्यवस्था की गई है। बहुत सारे ऐसे स्थितियां हैं जहां पर ऐसे डेवलपमेंटल वर्क किए जा रहे हैं, कार्गो, शिपिंग, शिपमेंट, इनसे ज़रूरी चीज़ें स्थापित की जा रही हैं। रोजगार, स्वरोजगार को कितना बढ़ावा? देखिए, एक ये जो क्रूज है ये तो एक है, इसके अलावा अब बहुत सारे चले, क्योंकि ये एक क्रूज करीबन 51 दिन में पहुंचेगा। तो अब इसको देखते हुए और क्रूज बनेंगे। एक तो ये होगा, दूसरा बोट जो बोटिंग चलेगी वो होगा। तीसरा, अगर आप देखें कहीं पे जहां अगर कहीं रेलवे की फैक्ट्री होती है, जहां रेल डिब्बा बनता है या कोच बनते हैं, उसके आसपास कितना उसके जो सपोर्टिंग चीजें हैं बनती हैं और स्थानीय लोग वहां पे दुकानें खोलते हैं, उनके लिए कितना बड़ा रोजगार होता है। ये इसी तरह से ही होगा, जिन जिन शहरों से ये क्रूज गुजर रहा है वहां स्वाभाविक तौर पर आसपास मार्केट खड़े होंगे और वो सारी चीजें बनेंगी जो इस क्रूज के लिए या ऐसे जो पर्यटक होंगे उनकी रिक्वायरमेंट होगी। जैसे कि हम सांस्कृतिक पहचान की बात करते हैं, अगर ये यहाँ के जो उत्तर भारत के लोग मांजुली पहुंचते हैं या डिब्रूगढ़ पहुंचते हैं, तो डिब्रूगढ़ की वहां की जो लोकल पहचान होगी, वहां की सांस्कृतिक पहचान होगी, उनको खरीदारी जरूर करेंगे। तो उन लोगों के लिए वहां डेवलप करने का, एक बाजार डेवलप करने का मौका होगा। उसके अलावा जैसे आपने मल्टी मॉडल की बात कही है, उनके साथ जो इक्विपमेंट्स बनेंगे, जो वहां पे जैसे बोटिंग के लिए जो वहां पर सामान बनेंगे वो लोकल ही डेवलप होंगे। तो ये सारा रोजगार का ही वहां पे डेवलप होगा। और जब हम छोटी सी बात करते हैं कि अगर हम कहीं एक बस अड्डा बनाते हैं तो बस अड्डे के आसपास कितनी दुकानें खुल जाती है, वहां कितने लोगों को रोजगार मिल जाता है।
तो ये तो बड़े पैमाने पर हो रहा है। तो मुझे लगता है कि इससे तो बहुत ज्यादा रोजगार जनरेट होगा और लोगों की जो आर्थिक स्थितियां उसमें बहुत ज्यादा इससे सुधार होने वाला है। जी, जयवीर सिंह जी आपसे जानना चाहेंगे, 50 पर्यटन स्थलों की सूची बनाई गई है जहां पे अलग अलग जगहों पर ये क्रूज रुकेगा। उसके अलावा अगर देखें तो ये ढाका भी जाएगा, ढाका से होते हुए डिब्रूगढ़ वापस असम में पहुंचेगा। किस रूप में देखते हैं कला, संस्कृति, इतिहास और पड़ोसी मुल्क से संबंधों को और ज़्यादा बेहतर करने के लिहाज से? निश्चित रूप से आप ठीक कह रहे हैं कि इससे न सिर्फ कला संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी की एक अवधारणा एक भारत श्रेष्ठ भारत की अवधारणा है, उसको बहुत मजबूती इससे मिलेगी। हम लोग 50 पर्यटन स्थलों पर इसे रोकते हुए जब जाएंगे तो एक दूसरे की संस्कृति को, सांस्कृतिक धरोहरों को, परंपराओं को, जीवन शैली से रूबरू हो सकेंगे, एक दूसरे से नजदीक आ सकेंगे, एक दूसरे की समझ बना सकेंगे। बल्कि नॉर्थ ईस्ट के साथ साथ बांग्लादेश से भी और हम लोगों की सांस्कृतिक और पारंपरिक जो हमारा रहन सहन, खाना पीना, मान्यताएं, परंपराएं, वो भी और नजदीकी के साथ जुड़ने का काम हो सकेगा। मैं समझता हूँ इस तरह के प्रयास जो किए जा रहे हैं आदरणीय मोदी जी के प्रयास से, वो निश्चित रूप से हमारी देश की राष्ट्रीय एकता अखंडता के लिए तो है ही हैं मजबूत करने वाले, पड़ोसी देशों के साथ भी एक मैत्रीपूर्ण संबंधों को और प्रगाढ़ता देने के लिए माइलस्टोन साबित होंगे। जी, रोशनलाल गौड़ जी, अगर देखें अर्थ गंगा की जो शुरुआत उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूरा का पूरा ये जीवन रेखा की तरह माँ गंगा तो चलती ही है। छोटे छोटे किसान, बागवानी करने वाले लोग, मत्स्य पालन करने वाले लोग, मछुआरे, इनकी भी आजीविका जुड़ी होती है। एक पूरा तंत्र विकसित किया जा रहा है, इकोसिस्टम विकसित किया जा रहा है। गंगा का इकोसिस्टम तो सुरक्षित रहे, संरक्षित रहे, लेकिन आसपास का जो इकोसिस्टम हो वो वाणिज्यिक रूप से, व्यापारिक रूप से फले फूले। ये प्रयास कितना सार्थक होता दिख रहा? मुझे लगता है कि ये प्रयास सार्थक होने वाला है, इसलिए कि अभी जिन जिन शहरों से गुजरेगा वो शहर पहले से ही डेवलप है और वहां आबादी भी पूरी तरह से डेवलप है। लेकिन अभी जब ये क्रूज का जो रूट है, उस क्रूज के लिए मुझे लगता है कि जो उसके हॉल्टिंग का स्टेशन थोड़ा सा शहर से अलग होंगे, तो इसलिए वहां एक नया इकोसिस्टम डेवलप होगा जी, वहां नए लोगों के लिए नए अवसर पैदा होंगे। आप दोनों खास मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे, समय की बेहद कमी है, इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। तो आज नया इतिहास लिखा गया है। गंगा विलास अपनी पहली जल यात्रा पर रवाना हुआ है और ये 50 दिनों में, 52 दिनों में जब यात्रा पूरी करेगा तो ये अभी शुरुआत है, लेकिन ये माना जा रहा है कि पूरे पूर्वी भारत का पड़ोसी मुल्क से भी संबंधों को बेहतर करेगा, वाणिज्य व्यापार को और बढ़ावा देगा और साथ ही साथ नए आयाम स्थापित करेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के 2 दिन तक ये आयोजन हुआ देश में, भारत ने उसकी मेज़बानी की और 120 से ज़्यादा विकासशील देशों ने इसमें शिरकत की। हमारे साथ हमारे संवाददाता सुधाकर दास मौजूद हैं। सुधाकर, अगर देखें तो जिस तरीके से भारत ने मेज़बानी की, वसुधैव कुटुंबकम मूल मंत्र और साथ ही साथ सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, खुद प्रधानमंत्री जी ने कहा कि विकासशील देश कहीं ना कहीं ज़्यादा पे करते हैं, वैश्विक चुनौतियों में उनका योगदान कम होता है, लेकिन उनको उसका कीमत ज़्यादा अदा करना पड़ता है। किस रूप में साउथ समिट और क्या कुछ मंत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सम्मेलन और देखिए इससे मुनासिब समय नहीं हो सकता था इस सम्मेलन के लिए। भारत ने एक नेतृत्व दिया है। विकासशील देश जो करीब दुनिया में 125 ऐसे देश हैं जिनका ये सम्मेलन आयोजित किया गया है, उसका एक तरह से भारत नेतृत्व कर रहा है। अब देखिए, पिछले 2 दिनों में अलग अलग सेशंस हुए, बातचीत हुई, 15 से 20 देश एक एक ग्रुप में शामिल थे और आज हम जानते हैं कि समापन समारोह इस वक्त चल रहा है। प्रधानमंत्री का समापन समारोह में उद्घाटन भाषण भी हुआ है और निश्चित तौर पर एक जो सफलता मिली है इस वक्त, तो ये सीधा संदेश जा रहा है कि दुनिया के ये देश एकजुट होकर, और जो भारत खास तौर से बात कह रहा है कि एक आवाज हमारी तरफ से जानी चाहिए,
चाहे मल्टीलैटरल फोरम के रिफॉर्म्स की बात हो, या फिर जो ग्लोबलाइजेशन का जो कंसेप्ट विकसित देशों ने दिया था, उस तरह का ग्लोबलाइजेशन नहीं, बल्कि जो ग्लोबलाइजेशन ग्लोबल साउथ के देशों को चाहिए, ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट, ह्यूमन सेंट्रिक ग्लोबलाइजेशन की बात। लेकिन अश्विनी, उसके साथ साथ 5 बड़ी पहलों की घोषणा भी प्रधानमंत्री मोदी ने की है। वो बहुत महत्वपूर्ण है और ये ग्लोबल साउथ के देशों को न सिर्फ एकजुट करने वाला है, बल्कि एक तरह से आपसी सहयोग को काफी ज्यादा बढ़ाने वाला है। फिर चाहे ग्लोबल साउथ सेंटर फॉर एक्सीलेंस की बात हो, ग्लोबल साउथ इनिशिएटिव फॉर साइंस एंड टेक की बात हो, आरोग्य मैत्री की बात हो, इस तरह के जो तमाम जो ग्लोबल साउथ के लिए पीएम मोदी की तरफ से जो स्कॉलरशिप की घोषणा हुई है, या फिर यंग डिप्लोमेट फोरम बनाने की, तो ये जो आपसी सहयोग है, आपसी समझदारी है, एक दूसरे के देशों में जो काम हुआ है, खासतौर से भारत ने सीधे तौर पर कहा है, डिजिटल तरीके से भारत ने जो चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में, चाहे इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के क्षेत्र में, डिलीवरी के क्षेत्र में जो एक तरह से लोगों को मदद पहुंचाए, तो उसको वो शेयर करने के लिए तैयार है। और इस तरह के बेस्ट प्रैक्टिसेस जो ग्लोबल साउथ के देशों में उनको अपनाना चाहिए। तो एक तरह से एक नया रास्ता तैयार हुआ है ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन का, इस सम्मेलन के जरिए कहा जा सकता है। अश्विनी, सुधाकर, अगर देखें तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल वैश्विक स्तर पर रही है, राष्ट्र सर्वप्रथम अगर घरेलू राजनीति में है तो पड़ोसी सर्वप्रथम, या फिर दक्षिण एशिया के देशों का सामूहिक विकास, या फिर विकासशील देशों की विकसित देशों की तुलना में एक बुलंद आवाज के रूप में उभरना, जैसा कि आप कह रहे हैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की, ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, या फिर आरोग्य मैत्री, ये सब ऐसी पहल है कि भारत ने इससे पहले भी महामारी के काल में अपने पड़ोसी देशों और दुनिया भर के देशों की अपने विशेषज्ञता से मदद की, चाहे वो दवा के रूप में, चाहे वो फिर तकनीक के रूप में। किस रूप में देखते हैं, एक सबल आवाज और सबल मंच के रूप में ये ग्लोबल साउथ समिट? बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए, भारत के बारे में खासतौर से प्रधानमंत्री मोदी का जो बीते 8 वर्षों का नेतृत्व रहा है, तो दुनिया इस बात को जानती है कि वॉक द टॉक में यकीन रखते हैं प्रधानमंत्री मोदी। चाहे नेपाल में भूकंप के समय एक सबसे पहले पहुंचने की बात हो, मालदीव में चाहे किसी तरह का संकट हो, श्रीलंका का डेब्ट क्राइसिस हो, तो भारत की पहलों को पूरी दुनिया ने देखा है। पूरी दुनिया ने इस बात को देखा है कि आज दुनिया के 6 दर्जन से भी ज्यादा देशों में भारत के डेवलपमेंटल इनिशिएटिव जो चल रहा है, डेवलपमेंटल कोऑपरेशन जो चल रहा है, और वो भी उन देशों की आकांक्षाओं के मुताबिक। एक तरफ वो देश है जो डेब्ट क्राइसिस में दुनिया के विकासशील देशों को फंसा रहा है, और एक तरफ भारत जैसा देश जो उनकी बातों को, उनकी संप्रभुता का ध्यान रखते हुए, उनकी आकांक्षाओं का ध्यान रखते हुए और उनके सुझावों के लिहाज से विकास का पार्टनर बन रहा है। तो उस लिहाज से निश्चित तौर पर कोविड के समय में भी देखा पूरी दुनिया ने, उस वक्त जब विकसित देश भी अपने संसाधन बचा कर रख रहे थे, उस वक्त भी भारत ने जो वैक्सीन मैत्री के जरिए 100 से ज्यादा देशों को वैक्सीन पहुंचाने की बात हो, 100-150 से भी ज्यादा देशों को दवा पहुंचाने की बात, भारत ने किसी तरह की कोई कोताही नहीं की। और वन वर्ल्ड वन फैमिली वन फ्यूचर की बात पीएम मोदी सिर्फ कहते नहीं है, भारत ने उनके नेतृत्व में ये करके दिखाया। तो आज जब ये विकासशील देश यूक्रेन की क्राइसिस हो या फिर कोविड के बाद की जो पूरी दुनिया है, उसमें जब एक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, तो भारत उनकी आवाज बनने के लिए तैयार है। भारत उनके साथ मिलकर दुनिया के मंचों पर उनकी आवाज रखने के लिए तैयार है। और खासतौर से G20 सम्मेलन के पहले भारत को जब उसकी अध्यक्षता मिली है, तो भारत ग्लोबल साउथ के देशों की आवाज को G20 के मंच पर पुरजोर तरीके से उठाने की बात कर रहा है। तो उस लिहाज से भी ये सम्मेलन बहुत महत्वपूर्ण। अश्विनी, सुधाकर, अगर देखें तो एक और बात कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, खास करके अगर देखें तो संयुक्त राष्ट्र समेत और उसकी सुरक्षा परिषद समेत, एक तीसरे विकासशील देश या फिर ऐसे देश जो मुख्य धारा में कहीं ना कहीं विकसित देशों के, चाहे वो कार्बन उत्सर्जन के या जलवायु परिवर्तन के या फिर अन्य ट्रेड के जो संरक्षण संबंधी उपाय हैं, उसका कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में समुचित प्रतिनिधित्व, समुचित सुधार, ये भी कहीं ना कहीं भारत हमेशा हर मंच पर और हर जगह एक सशक्त आवाज के रूप में
सबके सामने रखता है। ग्लोबल साउथ समिट को इस लिहाज से किस रूप में देखते हैं? बिल्कुल, देखिए, और ये एक बड़ी परेशानी है। इस तरफ पीएम मोदी ने ध्यान भी दिलाया कि क्योंकि आज की जो वैश्विक संस्थाएं हैं, वो जो आज दुनिया की वास्तविकता है, खासतौर से विकासशील देश जहां दुनिया की 3/4 आबादी निवास करती है, लेकिन उनकी आवाज इन मंचों पर नहीं है। तो जो दुनिया के सामने जो चुनौतियां हैं, समस्याएं हैं, क्योंकि 3/4 देशों की आवाज उस तरीके से नहीं है, तो अगर आप उन चुनौतियों को हैंडल करने की, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो वो उसमें एक तरह से सफलता नहीं मिलती है। एक तरफ वो विकसित देश है जो दुनिया के सामने पर्यावरण की चुनौतियों का कारण है, और आज विकासशील देशों को वो क्लाइमेट क्राइसिस से बचने के लिए कह रहा है। तो पीएम मोदी की बात उसी मायने में महत्वपूर्ण हो जाती है। और ये 120 से भी ज्यादा देश जिन्होंने इस सम्मेलन में शिरकत की है, उस बात से सहमत हुए हैं कि एक तरह से दुनिया को एक ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट की जरूरत है। आज संसाधनों पे जिनका अधिकार है, तो वो संसाधन छोड़ने के लिए नहीं तैयार है। तो जो विकासशील देश है, जो ग्लोबल साउथ के देश है, उनको ही आपस में एकजुट होकर एक मजबूत आवाज बनना पड़ेगा, आपसी कोऑपरेशन को बढ़ाना पड़ेगा। ग्लोबलाइजेशन आज एक तरह से कुछ देशों में जो कंसंट्रेट हो गया है, हमने कोविड के समय देखा कि सप्लाई चेन पर जिस तरह का असर पड़ा, वो कुछ देशों की वजह से पूरी दुनिया कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ा। बजाय उसके अगर डाइवर्सिफाई होते हैं सप्लाई चेन, और ये क्षमता इन विकासशील देशों के पास है, ये 120 देश अगर एकजुट होते हैं, तो एक बड़ी पहल। और सबसे बड़ी बात अश्विनी, भारत की इस पहल को इन 120 से भी ज्यादा देशों ने हाथों हाथ लिया है। ये अपनी तरह का सबसे बड़ा वर्चुअल समिट है जिसमें 120 से भी ज्यादा देश शिरकत कर रहे हैं। तो अपने आप में ये इस सफलता की कहानी कहता है कि किस तरह से ये देश एकजुट होकर काम करने के लिए तैयार है, और भारत इसमें एक बड़ा नेतृत्व इन देशों को देता हुआ नजर आ रहा है। सुधाकर, प्रधानमंत्री जी ने कई मौकों पर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हमेशा उन्होंने कहा कि हमारा विकास कहीं किसी भी प्रतिद्वंदिता को लेकर नहीं है। हम सहकार में विश्वास करते हैं, हम संघवाद में विश्वास करते हैं, हम लोगों के शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के साथ साथ सबको साथ लेकर चलते हैं। हमारे विकास में कहीं प्रतिद्वंदिता नहीं है, कहीं किसी के हितों की अनदेखी करना नहीं है। अब जबकि आरोग्य मैत्री जैसी शुरुआत की आप पहल की बात कर रहे हैं, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ग्लोबल साउथ सेंटर की बात आप कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे वाक़े रहे, चाहे प्राकृतिक आपदा की स्थिति हो या फिर कोरोना महामारी में दुनिया ने देखा ही, भारत ने बढ़ चढ़ कर अपनी विशेषज्ञता को, चाहे वो वैज्ञानिक हो, चाहे वो तकनीकी हो, चाहे वो चिकित्सकीय हो, उससे पूरी दुनिया को उसका लाभ दिया। संकट के समय दुनिया में पड़ोसी देशों के साथ साथ पूरी दुनिया के कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। किस तरीके से देखते हैं 120 देशों का ये समूह जिसकी बुलंद आवाज के रूप में भारत है, तब जबकि आमतौर पर विकसित देश इन विकासशील देशों के संसाधनों के दोहन में अब तक लगे रहे हैं, अगर पीछे का इतिहास देखें? बिल्कुल, देखिए, और आज हम जानते हैं कि अगर आप टेक्नोलॉजी ड्रिवन डेवलपमेंट की अगर कोशिश करते हैं, आप इनोवेशन लेड डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो आज इन विकासशील देशों के भीतर भी, विकासशील देशों के पास भी उस तरह की क्षमताएं हैं कि वो आज, क्योंकि पीएम मोदी ने इस बात का जिक्र भी किया, आपको याद होगा अपने उद्घाटन सम्मेलन के दौरान, कि जो बीती सदी वो एक तरह से विकसित देशों की सदी थी, उनकी ग्रोथ की वजह से दुनिया का ग्रोथ हुआ था, तो आज वो स्लो डाउन कर रहे हैं। तो आज ये जो सदी है, ये ग्लोबल साउथ के देशों की, ये विकासशील देशों की सदी है, और एकजुट होकर ये देश साथ मिलकर काम करते हैं तो निश्चित तौर पर एक प्रभावी आवाज बन पाएंगे दुनिया के मंच पर, चाहे संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे मंच हो या फिर जो वैश्विक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात हो, G20, G7 जैसे मंचों पर भी उनकी आवाज मुखरता से रखी जा सकेगी। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, और निश्चित तौर पर जब 125 देश एक साथ आते हैं तो आप समझ सकते हैं कि उनकी एकजुटता किस तरह का असर लाएगी। और वो जो एक निर्भरता है कुछ देशों के ऊपर, कुछ देशों के पास जो संसाधनों का कंसंट्रेशन है, लेकिन ये जो आपसी सहयोग बनता है, इनके पास आप एक तरह से डिमांड है इनके मार्केट में, इनके पास एक इतनी बड़ी आबादी है, एक तरह से वो क्षमताएं हैं।
वो यूथ है इनके पास, तो निश्चित तौर पर लेकिन एक साझेदारी की जरूरत है। ऐसी साझेदारी, ग्लोबलाइजेशन ऐसा जो इन देशों के विकास की गतिविधियों को भी तेज करे, इनको डेब्ट क्राइसिस में ना फंसाए। इनके हिसाब से जो इनकी आकांक्षा है, इनके लोगों की आकांक्षा है, उस तरह का डेवलपमेंट वहां हो। क्लाइमेट क्राइसिस के लिए इनको न जिम्मेदार माना जाए, बल्कि एक तरह से क्लाइमेट के लिए इनकी फाइनेंसिंग हो, इनको साथ लेकर चला जाए। तो ये एकजुटता से ही इस तमाम भावनाओं को सही तरीके से सही मंचों पर रखा जा सकेगा, और उस लिहाज से भी ये सम्मेलन काफी महत्वपूर्ण। आप देखिए कि कई बड़े नेता शीर्ष स्तर पर उन्होंने इस सम्मेलन में शिरकत की। पीएम मोदी की बात को उन्होंने गंभीरता से सुना, उनके नेतृत्व को सराहा, और खास तौर से ये जो 5 बड़ी घोषणाएं की गई है पीएम मोदी के द्वारा, आने वाले समय में इसके भी काफी दूरगामी परिणाम होने वाले हैं। अश्विनी जी, सुधाकर, एक चीज और की क्या राय रही अगर देखें तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में समुचित प्रतिनिधित्व देने, और अब आइए आपको दिखाते हैं कि ग्लोबल, सुधाकर आपसे जानना चाहेंगे कि जो समादृत पहुंच या फिर अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में, खासकर यूनाइटेड नेशंस में 50 के दशक की स्थितियां जो बनी रही वो आज तक चल रही, 21वीं सदी में कहीं ना कहीं वो बेमानी हो जाती है। बिल्कुल, देखिए हम आपसे दोबारा जुड़ेंगे, लेकिन आइए हम आपको दिखाते हैं कि ग्लोबल साउथ समिट के समापन सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन।